नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिलेबस के लिहाज से भी। और खासकर ये जो चैप्टर है ये 9th के सिलेबस में तो है ही, साथ ही साथ इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको 10th क्लास में भी पढ़ने हैं, 11th क्लास में भी पढ़ने हैं, 12th क्लास में भी पढ़ने हैं। इसलिए काफी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ मुख्य बातों को समझना पड़ेगा, जैसे कि घुमंतु किसे कहते हैं। घुमंतु से आप क्या समझते हो? तो देखिए नॉर्मली जो हम लोग घुमंतु जो हमारे डेली लाइफ में भी ऐसी चीजें यूज होती है, कभी मम्मी वगैरह भी कह देती है कि बहुत घुमंतु है, तू पूरे दिन घूमता रहता है। तो इसका आशय भी यहीं से निकलता है, इसका अर्थ भी यहीं से निकलता है, सब्जेक्ट का अर्थ यहीं से निकल के आ रहा है कि वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। मतलब अपने जीवन को जीने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, अपने रोजगार को पाने के लिए जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता रहता है, अपने रोजगार को करता रहता है, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम घुमंतु व्यक्ति कहते हैं। घुमंतु आपको समझ में आ गया होगा। वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में अपने जीवन को जीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम घुमंतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में कहता है चरवाहा। देखिए नॉर्मली ये सब जो वर्ड्स है ना वो ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 6 में, 7 में, 8 में। अब हमें 9th में पढ़ना है, हालांकि इनको आगे 10th 11th 12th में भी पढ़ना है, लेकिन इनके विस्तृत जानकारी को पढ़ना है, बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। लेकिन एक बात तो आपको पता है, यदि आपको पहले की चीजें नहीं पता होंगी तो आपको आगे पढ़ने में काफी मुश्किलें हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं चरवाहा किसे कहते हैं। वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो मवेशियों के माध्यम से अपना जीवन यापन चलाते हैं, उन व्यक्तियों को हम चरवाहा कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत ही भारी मात्रा में गायें होती है, कुछ लोगों के पास बहुत ही भारी मात्रा में भैंसे होते हैं, भेड़ होता है, बकरी होता है, ऊंट होता है, गधे भी होते हैं, खच्चर भी होता है। तो ये सारी चीजें वो मवेशियों के अंतर्गत आता है, जिसको चराने के लिए, खिलाने के लिए लोग घूम घूम कर उनको खिलाते हैं या रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो हम नाम कहते हैं ना वो चरवाहा कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मवेशियों को पालने के लिए या फिर पाल कर अपने जीवन को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? चरवाहा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं। घुमंतु चरवाहे से आप क्या समझते हैं? तो वे लोग जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए मवेशियों पर निर्भर करते हैं, मतलब मवेशियों के ऊपर ही उनका जीवन निर्भर करता है। साथ ही साथ अच्छे चारागाह के लिए, अच्छे चारागाह कहने का मतलब है ऐसा, मतलब जंगल जहां पे उनके मवेशियों के लिए ताजे ताजे घास वगैरह मिल जाए, उनको खोजने के लिए वो क्या करते हैं? अपने मवेशियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। अक्सर आपने ये राजस्थान के अंदर देखा होगा, हरियाणा के अंदर देखा होगा, वहां पे बड़ी मात्रा में ना गाय भैंसे होते हैं, उन्हें लोग लेके ना एक जगह से दूसरी जगह तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक चले जाते हैं और उन्हें अच्छे भोजन को प्रबंध करवाते हैं। तो जो चरवाहे अपने जानवरों के लिए, अपने मवेशियों के लिए चारागाह ढूंढने के लिए, घास ढूंढने के लिए, उनके भोजन ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? घुमंतु चरवाहा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है भाबर क्या है। तो देखिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी के नीचे, गढ़वाल जो है एक प्रकार की जाति है, जनजाति है, कुमाऊं भी है, ये भी इसी प्रकार का है। तो इसके तलहटी क्षेत्र कहने का मतलब है सबसे निचले क्षेत्र में शुष्क वन का क्षेत्र है। शुष्क वन कहने का मतलब है एक जंगली क्षेत्र है जहां पे घास फूस बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। याद रखिएगा, गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र है, जो जगह है, जो पहाड़ है, जहां पे ये जातियां या जनजातियां बसती हैं,
उनके तलहटी क्षेत्र में, तलहटी मतलब निचले क्षेत्र में, तलहटी का मतलब होता है नीचे के क्षेत्र में, एक बहुत ही शुष्क वन है, मतलब एक ऐसा जंगल है जहां पे हरे घास वगैरह मिल जाते हैं, और ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान है। और ये जो विशाल घास के मैदान है, जंगलों का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसे हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खरीफ फसल किसे कहते हैं। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। ये सब काफी आसान शब्द हैं। ये क्या होता है, शरद ऋतु में या फिर पतझड़ की जो फसल है, जिसे आम तौर पर कब उगाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में काट लिया जाता है। ऐसे फसल जिनको आम तौर पर सितंबर और अक्टूबर के समय में काटा जाता है, और फिर इनको या तो फिर आप इसे खरीफ फसल भी कह सकते हैं या फिर पतझड़ की फसल भी कह सकते हैं, दोनों इसी का नाम है, खरीफ फसल और पतझड़ की फसल। आमतौर पे इसे सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर रबी फसल के बारे में बात किया जाए तो ये मार्च के बाद काटा जाता है। रबी फसल जितने भी होते हैं उसे हम बसंत की फसल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि खरीफ फसल को हमने पतझड़ का फसल कहा है, वैसे ही रबी फसल को हम बसंत की फसल के नाम से जानते हैं। और आमतौर पर देखा जाए तो ये मार्च के बाद, मतलब मार्च का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसके बाद रबी फसल को काटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत के चरवाहे पहाड़ों में सर्दी और गर्मी के अनुसार स्थान बदलते हैं। जैसे अब देखिए, भारत के अंदर भी तो चरवाहे बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तो मवेशियों को पाला जाता है, अलग अलग तरह के मवेशियों को पाला जाता है। कुछ लोग हैं जो गायों को पालते हैं, कुछ लोग जो हैं वो भैंसों को पालते हैं, कुछ लोग जो हैं वो भेड़ों को पालते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बकरियों को पालते हैं, ऊंट को पालते हैं, सुअर को पालते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जानवरों को हमारे भारत में पाला जाता है। तो इनके चरवाहे जो हैं, जो हमारे भारत के अंदर रहने वाले चरवाहे हैं, वो सर्दी और गर्मी के अनुसार अपने जगह को बदलते रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मवेशी होते हैं जो ज्यादा सर्दी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ ऐसे मवेशी भी होते हैं जो ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कारण से इन्हें अपने जगहों को चेंज करना पड़ता है। तो नीचे के टेबल में आप देख सकते हैं, राज्य का नाम है, चरवाहा समुदाय का नाम है, सर्दी में वो कहाँ जाते हैं और गर्मी में कहाँ जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात की जाए, अगर यहाँ के चरवाहों की बात की जाए, तो यहाँ पे जो चरवाहा का जो समुदाय है उसे हम गुज्जर बकरवाल कहते हैं, गुज्जर या बकरवाल के नाम से जानते हैं। और ये जो सर्दी के समय की अगर समय आता है तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसके निचले तलहटी क्षेत्र में चले जाते हैं। और गर्मी की जब समय आती है तो वो कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मी में जब कश्मीर के ऊपर बर्फ गिरने लगता है, या फिर गर्मी के समय में आपको पता है ना कि ठंड आपको बहुत पसंद आएगा, और ठंड के समय में आपको गर्मी बहुत पसंद आएगा, तो ऐसे ही चरवाहे भी करते हैं। ठंड के समय में वो गर्मी के क्षेत्र में चले जाते हैं, गर्मी के समय में वो ठंड के क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार से उनका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बना रहता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ का जो चरवाहा समुदाय है उसका नाम है गद्दी, और ये भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में ही जाता है। और जब वहां पे फिर गर्मी आ जाती है तो ये हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पे चला जाता है, क्योंकि हिमाचल भी एक ठंडा प्रदेश है, वहां पे भी बर्फबारी होती है। तो जब गर्मी आता है तो ये हिमाचल की ऊंची पहाड़ी पे चले जाते हैं, और जब सर्दी आता है तो शिवालिक की निचली तलहटी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में। तो इनका जो चरवाहा समुदाय है उसे हम गुज्जर कहते हैं, याद रखिएगा, इनके चरवाहे समुदाय को हम गुज्जर कहते हैं। भावर के सूखे जंगल गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास शुष्क और सूखे जंगल का इलाका है। और ये फिर जब सर्दी, ये तो गर्मी में तो ये भावर के सूखे जंगल में चले जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो गुज्जर समुदाय के जो चरवाहे होते हैं वो गर्मी के समय में भावर के सूखे जंगल में चले जाते हैं, जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो निचला हिस्सा है, तलहटी वाला हिस्सा है। लेकिन जैसे ही सर्दी आता है तो ये ऊंचे पहाड़ी पे चले जाते हैं, जहां पे ऊंचे पहाड़ी के बीच में बहुत बड़ा घास का मैदान है, जिसे हम बुग्याल भी कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था। तो ये वहां पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में मॉनसून के आधार पर स्थान बदलते हैं। जैसे देखिए, पठार कहने का मतलब है पहाड़ी इलाका, मैदान कहने का मतलब है समतलीय मैदान, और रेगिस्तान कहने का मतलब है रेत वाला इलाका। जैसे राजस्थान वगैरह के अंदर कुछ रेत वाले स्थान है। इसके अनुसार, मॉनसून के अनुसार स्थान बदलने वाले कौन कौन से चरवाहे समुदाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राज्यों के बारे में जान
लेते हैं। राज्य में सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, मतलब जिसकी राजधानी मुंबई है। तो महाराष्ट्र में जो चरवाहा समुदाय है उसे हम ढंगर कहते हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जो चरवाहा समुदाय है उसे हम ढंगर कहते हैं। और बरसात के समय में, क्योंकि यहाँ पे तो मानसून के हिसाब से हम बात बदलने की कह रहे हैं ना, इससे पहले हमने ठंडा और गर्मी के हिसाब से बात किया था, अब हम मानसून के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब बरसात में कहाँ जाते हैं और बरसात के बाद कहाँ चले जाते हैं। कई बार आपने अपने, हम जब जहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में भी हमने देखा है कई बार क्या होता है कि अगर बाढ़ वाढ़ बहुत आ जाता है ना, तो चरवाहे क्या करते हैं, अपने माल मवेशियों को लेकर दूसरे ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां पे पानी ना हो। तो ऐसा ही है, महाराष्ट्र के जो चरवाहा समुदाय है उसे हम ढंगर कहते हैं। और बरसात में ये कहाँ चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र के मध्य पठार की ओर चले जाते हैं, और बरसात के बाद ये कोंकण की ओर चले जाते हैं। ये दोनों जगह का नाम है मध्य पठार और कोंकण, ध्यान रखिएगा। राज्य में अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के जो चरवाहा समुदाय है उसका नाम है गोल्ला, याद रखिएगा। यहाँ का जो चरवाहा समुदाय है उसका नाम क्या है, गोल्ला नाम है। और बरसात के समय में ये सूखे मध्य पठार की ओर चले जाते हैं, और बरसात के बाद ये तटीय इलाके में चले जाते हैं, मतलब उसके किनारे वाले इलाके में चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का जो चरवाहा समुदाय है उसका नाम है राइका, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर जो भी चरवाहा समुदाय है उसका नाम है राइका। और ये बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जगहों पे जाके चले जाते हैं बरसात के समय, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम लगता है। तो इन चरवाहों को, अपने मवेशियों को पालने में वहां पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। राजस्थान के जो ये राइका चरवाहा समुदाय है, ये बरसात के बाद फिर नए चारागाह की तलाश में लग जाते हैं। अब हम राज्य में बढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ के चरवाहा समुदाय जो है इसको हम बंजारे के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो चरवाहा समुदाय है, पंजाब के जो चरवाहा समुदाय है, मध्य प्रदेश के जो चरवाहा समुदाय है, और मध्य प्रदेश से जो जुड़ा हुआ महाराष्ट्र के कुछ चरवाहा समुदाय है उसे हम बंजारा कहते हैं। कई बार आपने फिल्मों में बंजारा का नाम सुना होगा। हम लोग जो घुमंतू लोगों के बारे में जानते हैं ना, तो उसका नाम हम यही समझते हैं कि बंजारा होगा। बंजारा मतलब ये घूम रहा है भाई। बंजारे में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। तो बरसात के समय में ये अपने इलाके में ही रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। ये बंजारा समुदाय जो है, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है, वहां के चरगाहे समुदाय को कहते हैं। तो ये अपने इलाके में रहते हैं बरसात के समय में, लेकिन बरसात के बाद ये नए चारागाह की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये कुछ मानसून के अनुसार, जो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ जो पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, तो इसमें मानसून के आधार पर जो चरवाहे होते हैं वो अपने स्थान कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक काल में भारत तथा अफ्रीका में वनों का संबंध एवं नीतियां। ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनको भी अपने क्लास में पढ़ना है। तो औपनिवेशिक काल को पहले समझ लीजिए। क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं? औपनिवेशिक काल कहने का मतलब है जब हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, तो उन्होंने जितना लंबा शासन किया है उसके शासन काल को, उस टाइम पीरियड को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो भारत और अफ्रीका में वनों के संबंध में जो नीतियां बनाई गई, जो अंग्रेजों ने बनाया, जब उनका राज हमारे भारत देश के ऊपर था, तो उन्होंने किस प्रकार की नीतियां बनाई? नीति कहने का मतलब है नियम कानून, क्यों बनाया है उन्होंने। और खासकर यहाँ पे हम भारत की बात करेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर भी तो अंग्रेजों का शासन था, साथ ही साथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने वहां के लिए भी नीति बनाई थी। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में वनों की जो औपनिवेशिक नीति आई गई थी, इसके बारे में देख लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे टेबल में है अफ्रीका वनों में औपनिवेशिक नीति। एक तरफ हम भारत के लिए जो अंग्रेजों ने नीति बनाया, नियम बनाया, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने जो अफ्रीका के अंदर जंगलों को लेकर नियम कानून बनाए थे, उसके बारे में जानेंगे। भारत में जो नीतियां बनाई गई उसके अंतर्गत भूमि कर, भूमि कर कहने का मतलब है जमीन के ऊपर लगने वाला टैक्स, इसको बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को चारागाहों को और खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों की कृषि भूमि में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों को जंगल वाले जमीन पे ना टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा था, जंगल से उन्हें तो कोई टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा था। जंगल में कौन था? पेड़ पौधा तो टैक्स देता नहीं। तो इन्होंने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए
ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसानों को कहा कि जंगलों को काटो और उसमें खेत वाले जमीन को बनाओ, क्योंकि खेती होगा तभी तो अंग्रेजों को टैक्स मिलता ना। तो ये नियम उन्होंने बना दिया कि जंगलों को काटकर उसे समतल करो और उसमें खेती करो और फिर खेत से उगाए हुए चीजों के ऊपर मुझे टैक्स दो। तो ये पहली नीति थी। दूसरी तरफ अगर हम अफ्रीका के औपनिवेशिक नीति के बारे में बात करें, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को चारागाहों को खेतों की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों की कृषि को भूमि में बदलना शुरू कर दिया। सेम कंडीशन अफ्रीका में भी हुआ, सेम कंडीशन भारत में भी हुआ। दोनों देशों के अंदर जो जंगल था उसे साफ करके अंग्रेजों ने क्या कहा कि इसे खेत बनाओ, भूमि बनाओ और उस पर खेती करो, नील की खेती करो, ताकि उसको अधिक से अधिक टैक्स प्राप्त हो सके। अफीम की खेती करो ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, मुनाफा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कहता है, भारत के लिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण कर दिया गया और चरवाहों की आवाजाही पर रोक लगा दिया। यहाँ पे भारत के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, जो वन के अंदर कानून बनाया इन्होंने, उसमें जितने भी हमारे भारत के अंदर जंगल थे ना, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। और फिर जो वहां पे किसान वगैरह जो जंगलों में लकड़ी काटने जाती थी महिलाएं, या फिर कंदमूल लेने जाती थी, या फिर जो जंगल में अपने मवेशियों को चराने के लिए जाते थे, उस सब पर वहां पे अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। दूसरी तरफ अगर हम अफ्रीका की बात कर लें, तो औपनिवेशिक शासन द्वारा मसाइयों के चारागाह क्षेत्र का लगभग 60% हिस्से पे कब्जा कर उनकी आवाजाही पर रोक लगा दिया गया। देखिए अफ्रीका में भी सेम कंडीशन ऐसा ही कुछ हुआ कि जितने भी चारागाह का जो जगह था ना, उसमें से 60% पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 60% में इन सभी को जाने से मना कर दिया। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं जो इन्होंने भारत को लेकर नीति बनाई थी 1871 में, औपनिवेशिक सरकार अर्थात अंग्रेजों का सरकार। जब भी मैं बात औपनिवेशिक सरकार का करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि अंग्रेजों की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर चरवाहों को बहुत सारे समुदायों और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अब मतलब 1871 में ये जो अंग्रेजों का शासन था उसमें एक ऐसे नियम को लाया गया जिसमें इन्होंने कई सारे समुदाय को, जो जंगलों के आसपास रहते थे, जो जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करते थे, उनको अपराधी घोषित कर दिया, उन्हें गुंडा बना दिया, मवाली बना दिया। कि उन्होंने कहा कि ये जो जनजाति हैं, खासकर अंग्रेजों को नफरत था वैसे लोगों से जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन चलाते थे, क्योंकि जो लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन चलाते थे वो सही से टैक्स तो पे करते नहीं थे, उनसे तो टैक्स अंग्रेज ले नहीं पाता था और इससे उसको घाटा होता था। वो तो हमारे भारत देश को पूरा चूसना चाहता था ना, कि जहां से हो इसे लूट लिया जाए। और दूसरी तरफ अगर हम अफ्रीका की बात करें, तो बहुत सारे चरवाहों का जो शिकारगाह बनाकर चरवाहों की आवाजाही पर रोक जैसी चीजों को लगा दिया है। किनिया एक जगह है, केन्या याद रखिएगा, मसाई मारा और सांबरू को कुदरती नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क बना दिया। ये जो जंगल थे जहां पर अफ्रीका के लोग अपने मवेशियों को ले जाया करते थे, चराते थे, वहां के जंगली लोग उन्हीं के फल फल पे, कंद पे, मूल पे या फिर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, जैसे खरगोश मार के खा लिया, हिरन मार के खा लिया, या किसी अन्य चीज का शिकार कर लिया। तो उनको रोक लगा दिया और उनके उन जंगलों को नेशनल पार्क बना दिया। मतलब अब उनका जाना ही नहीं है उसमें, अब वो सरकार के अधीन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, 19वीं सदी में चरवाही टैक्स लगाकर प्रति मवेशी टैक्स वसूला गया। अब यहाँ पे देखिए भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि कहा कि अगर आपके पास जितना मवेशी है, हर एक मवेशी के हिसाब से टैक्स दीजिए, तब आपको हम जंगल में अपने मवेशियों को ले जाने देंगे और वहां पे आप अपने जाके मवेशियों को चरा सकते हैं। अब बताओ यार, ये जो जितने भी किसान होते हैं उनकी हालत तो ऐसे ही खराब होती है, वो तो ऐसे ही गरीब होते हैं और उनके पास मवेशियों को पालने के अलावा कोई चांस नहीं है। जब हर एक मवेशी पर वो टैक्स ही देगा तब जाके वो जंगल में जाएगा, तो वो खाएगा क्या, बचाएगा क्या? इसी को कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो भारत के जो चरवाहे थे, जो मवेशी पालने वाले लोग थे, उनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई। आगे आपको पढ़ना भी है, धीरे धीरे ये लोग छोड़ ही दिए, कहे कि मवेशी नहीं पालना है यार, ये तो जितना पालेंगे नहीं उतना तो हमारा खून चूस रहा है अंग्रेज। उसी तरह अफ्रीका की अगर बात कर लें तो सेकंड सामने ही आपके पता चल जाएगा कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए गए। मतलब इनके सरदारों को तय कर दिया गया कि भाई यही तुमसे टैक्स वसूलेगा, ये कहेगा तब तुम जंगल जाओगे, वो सबसे टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को पहुंचाता था। ऐसी हालत इन्होंने चरवाहों की कर दी थी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जब से अंग्रेज लोगों ने जंगल को लेके कानून बना दिया, नियम बना दिए, नीतियां बना दिया, इसी को हम औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रखते हैं। तो इससे ना चरवाहों के जीवन पे क्या असर पड़ा। जो माल मवेशी को रखते थे, जंगल में चरा के अपना जीवन गुजारा करते थे, उनके जीवन पे इसका असर क्या पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चारागाहों का इलाका सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने लगा मतलब छोटा होता गया। जितना पहले जंगल में कहीं भी जाके चरवाहे अपना जंगल में मवेशियों को चरा सकते थे, अब पहले जैसी वो बात नहीं रही, क्योंकि उन्होंने तो कई सारे जंगल को आरक्षित कर दिया कि इसमें जाना ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो जंगल में चरने वाला जगह था, जो चारागाह का जगह था, वो छोटा होने लगा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना। अंग्रेजों ने तो इन्हें यही कह दिया था कि भैया अब आप जो है वो पूरे जंगल में मटर गश्ती नहीं कर सकते हो, यह क्षेत्र है, मतलब इस इलाके में ही आपको अपने मवेशियों को चराना है। इससे ऊपर जाओगे या इससे आगे निकल जाओगे और हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर ने आपको देख लिया गलती से, तो आपका टमाटर बना दिया जाएगा, बहुत मार मारा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है चारागाहों का स्तर गिरना। धीरे धीरे जब बेसी ज्यादा थे और क्षेत्र कम था, तो चारागाह का समय जगह ही नहीं था। अब जानवर को तो भोजन चाहिए ना। अब अधिक से अधिक जानवरों को अगर आप एक छोटे से क्षेत्र में रख दोगे, घास वगैरह वहां पे है, तो वो तो तुरंत ही चट कर जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो चारागाह का स्तर था, जो जमीन पे ऊपर जो घास थे, वो खत्म होते गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। जानवर अधिक थे और चारा कम था। अब आदमी आदमी तो छोड़िए, अब जानवर खाए क्या। तो चारागाह धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम पड़ने लगा, मवेशी मरने भी लगे। कमजोर और भूखे जानवर क्या होने लगे, मरने लगे। भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। आप ही ले लो अपने ऊपर, आप इंसान हो, अगर आपको 4 रोटी अगर दिन में और 4 रोटी रात को खाते हो, और मैं आपको अब एक ही टाइम में एक ही रोटी दे रहा हूं, तो कितने दिन चल पाओगे। 2-3 दिन में आप कमजोर हो जाओगे। 5वें 6ठे दिन बेड पे लेट जाओगे। 7वें 8वें दिन पानी पी पी के, और 9वें 10वें दिन आपका जय श्री राम हो जाएगा। 13वें दिन आपको जला के खत्म कर दिया जाएगा। यही हाल होगा। ऐसा ही कुछ मवेशियों के साथ हो रहा था कि उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो वो भूखे मरने लगे। बड़ी संख्या में जानवरों की मृत्यु होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बदलावों का सामना। अब देखिए जानवरों की संख्या कम कर दी गई। अब लोग जो किसान थे, जो जानवरों को रखते थे, मवेशियों को रखते थे, उन्होंने मवेशियों की संख्या कम कर दी, क्योंकि अब ज्यादातर मवेशी तो मर ही रहे थे और मवेशियों के भोजन कराने के लिए क्षेत्र नहीं था, चारागाह नहीं था, जंगल फ्री नहीं था। तो उन्होंने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। जो पहले 100 पालते थे, अब 10 पे आ गए। धीरे धीरे वो 10 भी बस हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में वही है, नए चारागाह की खोज में निकल गए। बेचारे मजबूरी में क्या करें, उनको तो पेट चलाना है, दूध बेच के काम चलाना है। तो अब वो धीरे धीरे अपने जानवरों को लेके नए जगहों को ढूंढना शुरू कर दिया, जहां पे उनके लिए घास वगैरह मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन खरीदकर बसना एवं कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जो बड़े पैसे वाले थे, जो बड़े जिनके पास बहुत ज्यादा जानवर थे, उन्होंने क्या किया, फटाफट सारे जानवर बेच दिए, अपने वहीं पे आसपास में जमीन खरीदा और खेती करके बस गए। कहे कि हमें भैया माल मवेशी नहीं पोसना है, ये अंग्रेजों ने तो हमारा जीना दो भर कर रखा है। ऐसे में नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे। अब जो गरीब लोग थे, जिनके पास पहले से 5 बकरी था, वो कितना जमीन खरीद लेते। तो 5 बकरी को बेच के दूसरों के खेत में अपना घास छिलना शुरू कर दिया, फसल काटना शुरू कर दिया, मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो मजबूर थे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जंगल में जा नहीं सकते थे, शिकार कर नहीं सकते थे, कंदमूल चुन सकते नहीं थे, फूल वगैरह ला नहीं सकते थे, जंगल की लकड़ियां काट नहीं सकते थे, अपनी बकरियों को चरा नहीं सकते थे। तो भाई करे तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता, तो मरता बेचारा मजदूर बन गया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अब बेचारा क्या करने लगा, दूसरों के खेतों में जाके काम करना शुरू कर दिया। यहीं पे है कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। हाँ, कुछ बड़े पैसे वाले जो थे, वो बिजनेस करना शुरू कर दिए। कहे कि बाहर में गया, ये जंगल वंगल में जाना, लकड़ी वकड़ी चुनना, ये सब छोड़ो। पैसे तो उनके पास थे ही, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह से क्या हुआ, आवाजाही की दिशा में बदलाव आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है घुमंतु चरवाहे के भ्रमण का कारण। जो घुमंतु चरवाहे थे, जो घूम घूम कर अपने माल मवेशियों को चरवाहे मतलब कि चारागाह की खोज में निकलते थे, उनका कारण क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट तो है साल भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी। ऐसा कोई कृषि का क्षेत्र ही नहीं था, जमीन ही नहीं था जहां पे साल भर फसल उगाया जा सके। उस समय बड़ी दिक्कतें होती थी। अगर आज कुछ बोलिए, काट लिए, तो फिर अगले सीजन का इंतजार करो 1 साल का। तो आदमी इतने दिन तक क्या करे, खाने के लिए तो कुछ चाहिए, जानवरों को खिलाने
के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, इसलिए घुमंतु होते चले गए। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज, नए नए चारों का खोज चाहिए, पानी का खोज चाहिए। कुछ ऐसे जगह भी थे जहां पे पानी, बरसात आता था तो पानी था, बरसात गया पानी खत्म, अब वहां पे आदमी करे क्या? अब मवेशी कहाँ से पिएगा, खुद कैसे पिएगा? गड्ढा वड्ढा में पानी है तो कुछ दिन तक चल जाएगा, उसके बाद फिर धूप भी तो आता है, गर्मी भी तो आती है, तो वो पानी कितना दिन तक टिकेगा? कुछ जमीन सूख गया, कुछ रोशनी सूख गई, कुछ जानवर पी गए, आदमी क्या भूखा मरेगा? नहीं मरेगा ना। तो उस पानी की तलाश में वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए। अब अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ठंड के समय में कुछ मवेशी को लेके गर्म स्थान पे चले जाते थे, कुछ गर्मी के समय में मवेशी को लेके हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर के ऊपरी वाले क्षेत्र पे, ऊपरी क्षेत्र में चले जाते थे। तो ऐसा इसलिए ताकि वो खुद और मवेशियों को सुरक्षित रख सके, तो ये घूमने के कारण ही हो पाता ना। ऐसे तो नहीं है कि हम बैठे बैठे हैं लिफ्ट में बैठेंगे मवेशियों को लेके सीधा पहाड़ पर, फिर गर्मी आ गई तो लिफ्ट लेके नीचे, ऐसा तो नहीं है। उन्हें पहाड़ों पे चढ़कर कई राज्यों को पार करके, कई जंगलों को पार करके जाना पड़ता था, आना पड़ता था। इसी को हम कहते हैं विषम मौसमी दशाओं में ये जो व्यक्ति होते थे या मवेशी होते थे, इनको बचाने के लिए ये घूमा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अपने उत्पादों को बेचने के लिए भी। अब देखिए, अगर किसी एक इलाके में मैं रहता हूं और वहां पे मैंने अब गेहूं का खेती किया, तो अब तो मुझे अगले साल ही गेहूं का खेती होगा। अब सिर्फ और सिर्फ गेहूं खाकर तो मैं जिंदा रह नहीं सकता हूं, मुझे तो चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना गेहूं लेके निकल जाऊंगा आगे, और जहां धान वाला एरिया था वहां पे उनको गेहूं दे दूंगा, उनसे चावल ले लूंगा, फिर थोड़ा आगे जाऊंगा वहां पे उनसे दाल ले लूंगा, फिर सब्जी ले लूंगा, नमक मसाला तेल हरी मिर्च सब लेके फिर वापस अपने घर पे आ जाऊंगा, फिर बैठ के पूरे साल मस्त चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी पराठा भुजिया ये सब खाता रहूंगा। तो इसके लिए तो हमें घूमना पड़ेगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा ना। इस कारण से भी उत्पाद बेचने और उत्पाद खरीदने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। तो ये था घुमंतु चरवाहों के भ्रमण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है परिवर्तन। तो देखिए, भूमिकर बढ़ाने के लिए चारवाहों का कृषि भूमि में बदलना। अब देखिए, चारगाहें जितने भी थे, जितने भी जंगल थे, उन सभी को अब फिर से भूमि वाले रूप में रूपांतरण किया गया, खेती वाले जमीन में रूपांतरण किया गया। ये परिवर्तन में सबसे पहले आपको बताना है। दूसरा है वन कानूनों के द्वारा वनों का वर्गीकरण। जब अंग्रेजों ने जंगलों को बांट दिया तो उसे आरक्षित कर दिया, अलग अलग भागों में जंगलों को बांट दिया। कुछ जंगलों में लोगों का जाना बिल्कुल निषेध था, जा ही नहीं सकते थे। कुछ में जा सकते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, और कुछ में जाके कुछ कर सकते थे, उस जंगल में कुछ था ही नहीं। तो अब आदमी करे क्या, मवेशी कहाँ लेके जाए? जहां पे हरे घास है वहां पे हम जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल जाना ही नहीं है। जहां पे हल्के फल्के घास वगैरह है, छोटे मोटे जानवर मिल जाएंगे, तो वहां जाना है लेकिन कुछ करना नहीं है। तीसरे में जहां हमको पूरी आजादी है जाना का, वहां पे कुछ है ही नहीं, न जंगल है, न पेड़ पौधे है, न जानवर है, तो आदमी मत्था कहाँ मारे? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1871 में अपराधी जनजाति नियम लागू किया गया, जिसमें कुछ जाति के लोगों को बिल्कुल अपराधी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक, व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। आपको मैंने बताया भी है कि नमक के ऊपर हमारे यहाँ अंग्रेजों ने टैक्स लगाया, जमीन के ऊपर लगाया, जानवरों के ऊपर लगाया, यहाँ तक कि लोगों के खेती करने के ऊपर भी टैक्स वगैरह लगा दिया। तो ये सब जो था वो परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु। अब हम अपने भारत देश की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे चरवाहे हैं जो घुमंतु हैं अभी भी वर्तमान समय में। तो सबसे पहले हम घुमंतु चरवाहों के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल, ये दो ऐसे चरवाहे समुदाय हैं जो भारत में अभी भी घुमंतु हैं कहाँ पे ये गुज्जर और बकरवाल? ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। दूसरा जो है वो है गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये दो प्रकार के हैं। आगे मैं आपको तीसरा भी बताता हूं। तीसरे जो चरवाहे का नाम है वो है भोटिया, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। चौथा है रायका, ये राजस्थान में पाया जाता है। पांचवा है बंजारा, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। छठा है मलधारी, ये गुजरात में पाया जाता है। छठा जो मलधारी है ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। सातवें नंबर पे आता है धंगर, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। आठवें नंबर पे आता है कुसमा, कुड़वा और गोल्ला, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है मोनपा। ये मोनपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनपा से जुड़े हुए प्रश्न ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल 10वीं के बोर्ड में मोनपा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखिएगा मोनपा जो है वो भी एक प्रकार के चरवाहे समुदाय का नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पहाड़ों में घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पहाड़ों के अंदर जो घुमंतू चरवाहे थे उनकी आवाजाही किस प्रकार से होती थी। तो जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग हुआ करते थे, अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में आ गए थे। चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया वो यहीं बस गए और फिर सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में वो जाने लगे। याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय की जब भी बात आएगी तो ये अपने मवेशियों के लिए चारा ढूंढते ढूंढते 19वीं सदी में आए थे और समय जैसे जैसे बीतता गया तो वो फिर यहीं के होके रह गए। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है ठंड के समय में ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती है, इसलिए वो पहाड़ों के तलहटी में आ जाते हैं, निचले क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है तो बर्फ पिघल जाता है तो फिर ऊपर चले जाते हैं। तो यही कहता है जब ही गर्मियां शुरू होती है तो जमी हुई बर्फ की जो मोटी चादर होती है वो पिघलने लगती है और वो पानी फिर नीचे आ जाता है, तो नीचे तो पानी हो जाता है, तो ये लोग नीचे से फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे ऐसे ही करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन कैसा था। देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान अगर हम चरवाहों की जिंदगी की बात करें तो आप सिंपल शब्द में कह सकते हो कि चरवाहों की जिंदगी झंड थी, मतलब बिल्कुल ही बेकार था। अंग्रेजों ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी थी, उनके जीवन को नरक बना दिया था। जितने भी चरवाहे थे उनको कहीं भी आने जाने पर बंदिशें लगा दी गई, मतलब उनका आना जाना मुश्किल कर दिया। ना वो जंगल में जा सकते थे, ना अपने चारा मवेशियों को खिला सकते थे। उनसे लगान भी वसूला जाने लगा, उनसे टैक्स वसूला जाता था। उस लगान में भी वृद्धि की गई, बढ़ा बढ़ा कर टैक्स। एक तो बेचारे के माल मवेशी मर रहे थे भूखे और ऊपर से और उनको और ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। इस पर वो उनका जीवन का जो था, मतलब जो जीवन स्तर था उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो इसमें मैं आपको चार बातें बताऊंगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अभी जो मैं आपको चार बातें इस चैप्टर के अनुसार बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बीबीआई पॉइंट है ये चार बातें। पहली बात जान लेते हैं क्या है। अंग्रेजी सरकार जो था, ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, गोरे थे, चारागाहों की खेती को जमीन में तब्दील करना शुरू कर दिया। जितने भी जंगल थे उन सभी को काट काट के जमीन बनाना शुरू कर दिया और जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत हुआ करता था। अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता तो उनकी आय बढ़ जाती थी, क्योंकि जंगल से तो उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स मिलता नहीं था। और इतना ही नहीं, कपास, गेहूं, अन्य चीजों के उत्पादन में भी इजाफा होता था, जो बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे, जिनका इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत था। ये सारे जो थे अंग्रेज इन सब चीजों को उठा के इंग्लैंड लेके जाते थे, अपने देश लेके जाते थे। हमारे यहाँ से कीमती कीमती चीजों को उठा के अपने देश लेके चले जाते थे। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है अंग्रेज अफसर को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उन्हें लगता था ये जंगल है तो जंगल तो बेकार है, जंगल तो उनको टैक्स देता नहीं है। तो वो क्या करते थे, जंगलों को कटवा देते थे, कहते इसमें खेती करो, इसमें नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, कपास की खेती करो, गेहूं की खेती करो, मक्के की खेती करो और वो सब मुझे दे दो, मैं अपने देश लेके जाऊंगा या फिर विदेशों में बेचूंगा, पैसे मैं कमाऊंगा। तो इस जमीन से उनसे उनको लगान नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, उसको उपज वाला बना के उससे अधिक मात्रा में फिर टैक्स वसूला करते थे। हम दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरी बात क्या है। तो 19वीं सदी के मध्य तक, मतलब बीच आते आते अलग अलग प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के वनों को लेके, जंगलों को लेके नियम बनाए गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को अनारक्षित वन घोषित कर दिया। जहां पे देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ियां थी उसमें किसी को नहीं जाने देता था, अपने से सारे लकड़ियों को काट कर विदेश लेके जाता था। और देखिए उन पे जितने भी जो लोग थे, मतलब हमारे भारत के लोग थे जो जंगल के ऊपर निर्भर करते थे, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था, उनको जाने से मना कर दिया जाता था। उनको वहां पे जाने की पाबंदी लगा दी गई, बोला कि भाई तू लोग नहीं जा सकता। जंगलों में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका आना जाना अभी भी बंदिशें लगा दी गई। जितने भी नियम बनाए थे इन्होंने, अंग्रेजों ने, उन नियमों के अनुसार पूरे, मतलब जो चरवाहा समुदाय था उसका जीवन बदल गया। उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का एक स्रोत था, जहां पे मवेशियां खुल के अपना भोजन करते थे।
उन जंगलों में जाने से उन्हें रोक दिया जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई। मतलब जहां बोला गया कि आप उस जंगल में जा सकते हो, वहां पर भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी और जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तब जाकर उनको जंगल में जाने दिया जाता था। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों पर शक की नजरों से देखते थे। जो घुमंतु थे, जो बंजारे थे, उनको शक भरी नजरों से देखता था। घुमंतु को वो अपराधी मानते थे कि ये तो क्रिमिनल है, गुंडा है। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर उन सारे घुमंतु लोगों को अपराधी घोषित कर दिया। कहा कि भाई ये सब जो घूम घूम कर इधर उधर जाता है, सामान बेचता है, आता है, खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है, ये सब अपराधी है, ये सब क्रिमिनल है, सबको जेल में डालो। या फिर कहा कि भाई तू लोग अगर जेल नहीं जाना चाहता है तो यहीं पे टेंट गाड़ो, यहीं पे घर बनाओ, यहीं पे खेती करो और टैक्स मुझे दो, टैक्स मुझे पे करो। तो ये तीसरी बात के अंदर है। इसके साथ साथ उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। कहा ये तो जन्मे से अपराधी है। अब बताओ कोई आदमी जन्म से अपराधी होता है? कैसा ये अंग्रेज सब था, गोरा चमड़ी वाला, मंद बुद्धि, बेवकूफ, कहता है ये सब जन्म से अपराधी है। मतलब पैदा लिया, अपराध करना शुरू कर दिया। ये तो ये भी कह देता कि इसका पैदा लेना ही अपराध वाला काम था। ये तो गजब ही बात कर रहा था अंग्रेज सब। अब उसने उसे जन्मजात अपराधी बना दिया और समुदाय, इन समुदायों के लिए, ऐसे सभी समुदायों के लिए कुछ खास बस्तियों में बस जाने का मतलब अपना ऑर्डर सुना दिया, हुक्म सुना दिया और उसको बिना परमिट आने जाने पे रोक लगा दिया। कहा कि भाई जाना वाना है तो परमिशन लो, टैक्स भरो, लिख के दो कागज पे कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, कब तक रहोगे, कब तक गाओगे वहां, कब तक नाचोगे, सब चीज का वो लेखा जोखा अंग्रेज रखना शुरू कर दिया। ये तीसरी बात के अंतर्गत था। अब हम चौथी बात करेंगे। चौथी बात में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने पर हर संभव रास्ता अपनाया। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टैक्स वसूलो भारतीयों से, किसानों से, मवेशी के ऊपर टैक्स लगा दो, जमीन के ऊपर लगा दो। हाँ, इनका अगर बस चलता तो ये हगने मूतने पे भी टैक्स लगा देते। कितना बार हगा है? 4 बार। तो 4 रुपया लगेगा तुमको। उन्होंने जमीन, नहरों का पानी, नमक, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का शुरुआत कर दिया। देश में ज्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स भी लगा दिया गया कि आपको अगर जंगल में जानवरों को लेके जाना है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, पैसा दीजिएगा तब जाइएगा और नहीं दीजिएगा तो बाहर अपना मवेशी को मारिए भूखे। फिर क्या हुआ? प्रति मवेशी टैक्स की दर में भी तेजी ला दी गई। पहले जो टैक्स लगाया एक मवेशी पे, उसको भी बढ़ा दिया। पहले जो 50 रुपए था, आप कहता है 100 रुपए लूंगा एक मवेशी पे। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई और 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाने लगा। मतलब बोली लगा के, मतलब गांव घर में आपने देखा होगा कि बोली लगाए किसी भी चीज को किया जाता है। जैसे कि हम कहेंगे कि इस पुल पर हमें टोल टैक्स वसूलना है, तो कोई कहेगा कि भाई हम 1 लाख महीना देंगे, इस टैक्स को हम पूरा वसूलेंगे। अब कितना वसूलना है कितना नहीं वसूलना है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख रुपया आपको देना है। अब हम कहेंगे 2 लाख, कोई कहेगा 5 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 20 लाख, कोई कहेगा 50 लाख। ऐसे करके बोली लगा के तब जाके ये टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ठेकेदारों को सौंपा जाता था ये काम सब। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं, उन्हें कितना टैक्स चुकाया है, इन सभी बातों को उस रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और सारे पैसे फिर अंग्रेजों को पहुंचाया जाता था। तरह से आपने देखा क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका नाम था आधुनिक विश्व में चरवाहे, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।